दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी है, बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ऑब्वियसली चुनाव से संबंधित है, चुनाव के परिणाम से संबंधित है। चुनावी प्रक्रिया पर लगातार हम लोग जो सवाल उठाते हैं, सवाल या निशान लगाते हैं, उससे संबंधित है, उस पर आधारित है और ये करते रहेंगे। देखिए, जिसको अच्छा लगे, ना अच्छा लगे, वो 2 रोटी खा के सो जाए, अगर उनके पास है तो। क्योंकि आजकल सवाल ये भी है कि खाना भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिनके पास है वो खा ले 2 रोटी और। लेकिन बात करनी पड़ेगी, करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आए। कल मैंने थोड़ा उसको लाइटर टोन में जो बात कही थी वो बिल्कुल फैक्ट बताई थी कि मैं तो कह चुका था पहले ही कि भाई इसमें झारखंड जो है वो तो शायद जाएगा इंडिया गठबंधन के पास, झामुमो के पास। लेकिन महाराष्ट्र जो है वो किसी कीमत में ये लोग हार नहीं सकते। तो कुछ भी होगा, महाराष्ट्र जीतेंगे और वही हुआ और अप्रत्याशित रूप से हर चीज हुई है। मैंने डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब से आज सुबह ही उनका एक मैसेज था, वरना मैं ऐसे ही उनको फोन करने वाला था। तो जो मैं कल रात को बैठ के स्टडी कर रहा था वही चीज पर उन्होंने मुझे एक एसएमएस व्हाट्सएप कर दिया। तो मैंने कहा इसी पे मैं आपसे बात करना चाहता था। और वो एक तो ये है, उसमें बहुत सारी चीजें हम ले लेंगे। एक तो ये है कि जहां चुनाव के बाद जिस स्टेट में वोट के परसेंटेज नहीं बढ़ते हैं, पड़े पड़े जो वोट बढ़ जाते हैं ना, या तो अगर बढ़ते भी हैं तो बहुत कम बढ़ते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा में नहीं बढ़े थे, तो वहां उथल खैर मतलब उठापटक नहीं हुई। तो जहां नहीं होते हैं, वोट परसेंटेज नहीं बढ़ते हैं, वहां बीजेपी हारती है। जहां बढ़ जाते हैं अच्छी खासी बड़ी मात्रा में, वहां बीजेपी और उनके साथी जो भी होते हैं वो सब जीत जाते हैं। और इसके साथ साथ और भी मुद्दे, उस पर बात करेंगे हम लोग। विपक्ष क्यों कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, उस पर भी बात करनी है। तो हमने डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब को बुला लिया है, आज आमंत्रित किया, उन्होंने तुरंत हमें टाइम दिया आप सबके लिए। तो उनको हम जोड़ लेते हैं। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, और बहुत धन्यवाद ज्ञानी जी। तो सर ये क्या चक्कर है जहां वोट नहीं बढ़ते हैं? एक बता दें हम लोग कि झारखंड में जो वोटिंग हुई 5 बजे के आसपास, जो दिया गया रिजल्ट, वो वोटिंग परसेंटेज में क्या था वो आपने भेजा हुआ है, मेरे पास भी है, वो मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना, कि क्या है वो चक्कर, ताकि इनको सबको पता चले। देखिए, झारखंड में गर्ग साहब ने निकाल के भेजा है और मैं इसी कल रात को स्टडी कर रहा था शाम को। झारखंड में जो वोटों के परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुई है वो सब कुल मिला के 1.4% है, रफली, है ना। और महाराष्ट्र में जो वोटों में परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुई है वो 7.83%, मतलब तकरीबन तकरीबन 8% है, जो किसी भी रूप से अप्रत्याशित है, ठीक है। झारखंड के पहले फेज में जब चुनाव हुआ 13 नवंबर को, तो 5 बजे जब उस दिन जो बताया गया परसेंटेज वोटिंग का, शाम को 5 बजे, वो था 64.86%। और उसी 13 तारीख, पहले चरण की 13 तारीख के रात को 11:30 बजे जो वोट परसेंट डिक्लेयर किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो था 66.48%। फिर दूसरा चरण हुआ झारखंड में। तो दूसरा चरण जो हुआ उसमें 15 नवंबर को जो वोटिंग परसेंटेज दिखाए गए, कुल मिला के वो सब एवरेज निकाल के वो बताया गया कि 64.86 से बढ़कर जो है वो 66.65% है। मतलब कि हाइक जो है वो एक में 1.62% का हुआ, एक में 0.17% का हुआ, ठीक है। तो टोटल अगर आप एवरेज निकाल के देख लें तो 1.79% का हो जाता है ना। ये पहले चरण की बात है, ठीक है। अब दूसरे फेज में क्या हो गया? दूसरे फेज में हो गया कि 20 तारीख को जो चुनाव हुआ, तो 5 बजे जो झारखंड में बताया गया वो 67.59% था। और 20 तारीख को फिर उसी दिन रात को 11:30 बजे जो फिगर दिया गया वो बढ़ के 68.45% होता है। तो वो टोटल फाइनल जो उसमें उस दिन का जो फेज का दो हाइक होता है वो 0.86% होता है।
कुल मिला के देखा जाए तो वो हो जाता है रफली 1.4% के आसपास का मामला। महाराष्ट्र में देखिए 58.22% बताया गया शाम को 5 बजे, और 20 तारीख की ही रात को 11:30 बजे वो बढ़ के शूटअप होता है और वो हो जाता है 65.02%, और फाइनली जब दिया जाता है तो हो जाता है 66.05%। तो मतलब क्या हो गया, 7.83% की बढ़ोतरी पड़े पड़े अचानक रातों रात जो है वहां पे हो गई। तो वहां हो गया 7.83% की बढ़ोतरी, हाइक हो गया, मतलब तकरीबन तकरीबन 8% के आसपास का। तो यहां बढ़ गया तो महाराष्ट्र में वो अप्रत्याशित रूप से बीजेपी और उनके साथी जीते, और बीजेपी ज्यादातर बीजेपी उस स्थिति में आ गई कि अगर अजित दादा पवार की एनसीपी या तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना अगर चूं चाह करेगी तो उनको निकाल बाहर कर देंगे, तब भी सरकार वो जब चाहे बना सकते हैं, है ना। सर ये क्या है, ये बताइए आपने, ये हम सब, देखिए आप भी विश्लेषण जानी करते हैं, हम जी, भी बातें करते हैं। अ, मेयर जी, मैं तो आपको ये बधाई देता हूँ कि आप, मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये दिया। बहुत से लोग शायद लेना भी नहीं चाहते। यूपी, आपने पहले लोकसभा की बात की, मैं 2 मिनट में उसकी बात करूंगा। जी सर, जी तो जी। लोकसभा में क्या हुआ, यूपी में 7 चरण में चुनाव हुआ। 7 चरण में जो निर्वाचन हुआ उसमें पहले 2 चरण में इन्होंने 2.30 बढ़ा दिया। उसमें 16 सीटें में से 10 सीटें बीजेपी को आ गई। जी तो लेकिन जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां चरण था, जी उसमें 0.1, 0.01, 0.24, यानी कि हाफ से भी कम वो हुआ जो नॉर्मल रहता है। जी तो जी उसमें इनको 64 सीट में से केवल 26 सीट आई। जी तो ये पता चलता है। लेकिन आंध्रा में इन्होंने 52.52% बढ़ा दिया। उसमें 25 से 21 सीटें ले ली। और ओडिशा, उड़ीसा में, नहीं, आंध्रा में, उड़ीसा में हाँ 12.48% बढ़ाया। तो उसमें उन्होंने 21 से 20 सीटें ले ली। जी आंध्रा में 25 से 21 सीटें ली, जी 12.52 बढ़ाया। जी बिल्कुल। उड़ीसा में 12.48 बढ़ाया। 3 चरणों में चुनाव हुआ। तो उसमें इन्होंने 21 में से 20 सीटें ले ली। ये हुआ। बिल्कुल सर। सो जहां बिल्कुल। जहां इन्होंने वोट परसेंट बढ़ा दिया, उससे या तो सीटें बढ़ा ली, जहां अपनी वोट परसेंटेज बढ़ा ली, जहां हार भी रहे थे, और दूसरे बिल्कुल। जीतने वाले का मार्जिन कम कर दिया। एक तो ये बात है। अब यहाँ बिल्कुल भी सर। ऐसे हुआ, हरियाणा में भी ऐसे हुआ, ऐसी वोट परसेंटेज बढ़ाया। तो वो रात को, वो गणना से पहले, मतगणना से 12 घंटे पहले, उसमें मेयर जी इन्होंने 2.25% का और इजाफा कर दिया रात को 7 बजे। जी तो उससे इनको 48 सीटें आ गई। जब मैं उसका जी देखता हूँ, कुछ 10 जिले ऐसे हैं, 10 जिलों में 37 सीटें आई हैं, टोटल 44 हैं, 44। 44 जी में से 37 सीटें बीजेपी को आई हैं। जी उन्हीं में भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई हुई है। जी जहां जहां ज्यादा, दो दो डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जिनमें, पंचकुला और चरखी दादरी, जिनमें 7 बजे वोट बंद हो गया, जी 11:45 तक और एक भी वोट नहीं पड़ा। जी 7 बजे जो आंकड़ा दिया, एक में 58.10% का और दूसरे में 54.71 का, वो वही रहा। जी एक भी वोट नहीं पड़ा डला। लेकिन रात को 7 बजे, 7 तारीख को, यानी कि 40 घंटे बाद, मतगणना से 12 घंटे पहले, इन्होंने एक में 10.48% बढ़ा दिया, दूसरे में 10.52% बढ़ा दिया, दूसरे में 11.48% बढ़ा दिया, और उससे 4 में से 3 सीटें जीत ली। वाह, सो ये गजब है। जो सामने दिखता है, जो नजर आता है कि आंकड़ा बढ़ाने से, जो आपने पहले ही बोला, आंकड़ा बढ़ाने से ये जीत रहे हैं। आंकड़ा नहीं बढ़ता तो नहीं जीते। इसका एक निष्कर्ष हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ये निष्कर्ष है कि जहां जहां आप वोट ऐसी बढ़ा देते हैं और बीजेपी की वोट बढ़ाते हैं, और बीजेपी जीत जाती है। ये जो निर्वाचन आयोग है, वो बीजेपी का एक एजेंट का रूप का काम कर रहा है। वो निष्पक्ष चुनाव आयोग का काम नहीं कर रहा। इसमें कोई मेरे को शंका नहीं है। अब इनकी, जब मैंने महाराष्ट्र की बात देखता हूँ, आपने जी बोल ही दिया कि 7.83% बढ़ाया है।
तो इसमें क्या हुआ है, अब इसमें 100 सीट ऐसी है, देखिए 7.83% बढ़ाने से इन्होंने 75,97,67 वोट बढ़ा दिया। 75 लाख, 97,000, यानी कि 76 लाख, 76,000, 76 लाख वोट बढ़ा दिया बड़ी एक बात सीट है के सर, हिसाब से। बहुत बड़ी बात, तो बहुत बड़ी बात है। 288 सीटों से इनको बांटते हैं, तो ये गिनती आती है 26,379 सीट। 26,000, 26,500 सीट इन्होंने 26,500 हर सीट पे बढ़ा दिया। तो उसका नतीजा क्या निकला है, 100 सीट ऐसी है जिस इस गठबंधन को, जो एनडीए का है, इसको जी 100 सीट ऐसी है जो ये 26,379 वोटों से कम से जीती है। उसमें से 46 सीटें ऐसी हैं जो 10,000 से कम मार्जिन से जीती है। जी 23 सीटें ऐसी हैं जो 3,000 के 5,000 के मार्जिन से कम है। और 14 सीटें तो ऐसी हैं जो 3,000 से भी कम है। जी देखिए, 2420, 2904, 1523, 2161, एक तो 377, 377 वोटों पे, एक 841 वोटों से, एक 1672 वोटों से, एक 1976 वोटों से, एक 2687 वोटों से, एक 2309 वोटों से, एक 2132 वोटों से, एक केवल 1509 वोटों से, एक 1526 वोटों से। ये पूरे का पूरा जो तंत्र है, इन्होंने ऐसे बनाया है। तो इस रूप में जब इतने इतना कम मार्जिन है और इतना 26,000 वोट पर सीट बढ़ा हुआ है, और हमें मालूम ही है कि बीजेपी का पक्ष में ही बढ़ता है वोट, तो और वही 5 बजे का आंकड़ा जब मैं झारखंड का देखता हूं, उसमें तो फाइनल जीरो जो इसके साथ हुआ, इसके पहले एक चरण हुआ 13 तारीख को, उसका 15 को जो दिया आंकड़ा, जी और ये जी जो 20 का जो है चरण हुआ, जो 20 के चरण में जो तो है झारखंड, जो बहुत उसका दुर्गम एरिया है, जी जाना आना मुश्किल है, वहां तो बढ़ोतरी होती है 0.86। जी जहां वही 5 बजे की बाद की फिगर में बढ़ोतरी होती है 7.83%, 3%, यानी कि आठ जी परसेंट के करीब। जी तो ये इससे पता ही चलता है झारखंड में वो हार गए और इसमें वो जीत गए। ये तो मतलब सीधा सा हिसाब है। इसमें कोई 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 बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी गणना की बात नहीं है। ये तो 5वीं कक्षा का बच्चा गिनती करनी जो जानता है वो लिख करेगा। लेता है। आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया है। ये देखिए, किसी को शंका होगी कि अपने आप बोलते हैं ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, और ये भी इलेक्शन कमीशन का। मैं डाउनलोड इलेक्शन कमीशन का करता हूं, मैं किसी बिल्कुल और प्राइवेट सोर्स का अखबार का देखता ही नहीं। अब देखता हूं, मैं उसका उसको संज्ञान में नहीं लेता। मैं केवल इलेक्शन कमीशन का, और वो भी मैं ऐसे नहीं वहां से नोट नहीं करता, मैं सब प्रिंट निकाल के रखता हूँ, ताकि अगर वो इलेक्शन कमीशन उससे कोई उड़ा भी दे देता है, तो कम से कम उसका प्रिंट मेरे पास है, और ये उसके बिल्कुल साइन होते हैं पीछे। देखिए, बिल्कुल जो पेज बिल्कुल जिसकी जरूरत नहीं है, मैं वो साइनों वाला पेज भी निकालता हूँ बिल्कुल कि देखिए भाई साहब, ये आपकी साइन है। तो बिल्कुल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आंकड़ा जो जो आपने बोला है, वो बिल्कुल इलेक्शन चुनाव जो निर्वाचन आयोग है भारत उसी का, का। उसका इलेक्शन है, मिस्टर राजीव कुमार का आंकड़ा है। ये मैंने तो सिर्फ कैलकुलेट किया। अब जो मैंने ये अंतर बताया है वोटों का, जो मत का हारने का जो है, तो वो अंतर जो मैंने बताया है, वो अंतर भी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने खुद दिया है एक एक सीट के पास। मैंने 288, 288 सीटों का पूरा चार्ट जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, कि जी कौन जीता, कौन हारा, कितने मार्जिन पे हारा। ये मार्जिन जो मैं आप बोल रहा हूं, मैं उनकी वेबसाइट से निकाला है। ये किसी अखबार का नहीं देखा, किसी विद्वान का नहीं देखा, कोई किसी का नहीं देखा टिप्पणीकार का, मैंने ये। तो इस रूप से मेरे सामने जब अंकड़ा आता है, एक बात हमारे, हम पंजाबी में एक कविता है, छोटी सी बोलना चाहूंगा। तो जी एक खान खानगा तो आप जानते हैं, खानगा जी होती है जहाँ कोई धार्मिक जगह होती है। जी तो जी एक औरत वहां जाती है, तो दीवा जलाती है। तो एक पूछता है कि दीवा जलाने से तेरे को क्या हो गया। फिर बोलता है, जो मेरे को शंका है,
होता तो तेरे को तो बहुत खुशी होगी, ये हो गया। लेकिन वो होता है, पढ़ 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 पुस्तक ढेर कुड़े, मेरा बंधता जाए हनेर कुड़े। मैं इतनी किताबें, इतनी पुस्तकें पढ़ता हूँ, उस पढ़ने के बाद तो मेरे को अंधेरा छा जाता है, मैं तो घबरा जाता हूँ। हम्म। ये अकल इल्म दियां जिद्दां ने मैनू मारिया क्यों की किद्दां ने, कहना। लेकिन मेरी जो ये पढ़ाई है, जो इल्म है मेरे पास, इस इल्म के कारण मेरे को प्रश्न करने से मेरा मेरा जो है दिमाग, वो प्रश्न करने से मेरे को रोक ही नहीं सकता। वो प्रश्न करता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्यों ये किया? क्या हुआ, क्यों किया? क्यों किया, किसने किया, क्या हुआ, ये क्या हुआ, बताओ तो सही। वही सर, ये वो किसके लिए किया है ना, वो जो हमारे हाँ जर्नलिज्म के जो 5 स्तंभ हैं, 5 हाँ WH, जिसको हाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब पत्रकारिता करते हैं, हाँ तो हाँ 5 W हैं और एक H है ना। हाँ हाउ हाउ H का है, कैसे हुआ, हाँ है ना। हाँ। फिर वो है, तो वो फाइव इसलिए डब्ल्यू है कि व्हेन हुआ, हाँ व्हाई हुआ, या वेयर हाँ हुआ, ये सब मिला के तो वही है कि क्यों, हाँ किसने क्या, क्यों, मतलब हाँ सवाल तो ये बनते ही हैं। अब ये हाँ। अगर सवाल तो नहीं इसलिए बनेंगे। हाँ, तो फिर हमारा जो प्रजातंत्र है, जो हमारा निर्वाचन है, वो निष्पक्ष हम कैसे लेके जाएंगे? जो गड़बड़ कर रहा है तो उसको कैसे हम ठीक करवाएंगे? तो इसलिए मेरे को ऐसे लग रहा है कि महाराष्ट्र इनके जीतने के लिए, किसी ने मेरे को बोला था 3 4 दिन पहले, मैंने बोला महाराष्ट्र तो इनके लिए बहुत जरूरी है, और झारखंड में इसलिए नहीं करेंगे कि जस्टिफाई भी करना होता है। अगर जस्टिफाई सब करना जगह होगा। पे करेंगे तो ज्यादा रौला डल जाएगा। उनको चुप कराने के लिए झारखंड में इनको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र इनकी प्रेस्टीज का सवाल है। इन्होंने एनसीपी को, इन्होंने उद्धव ठाकरे को, एनसीपी शरद यादव को, दोनों को नीचे लगाना है। भाई साहब, आप मानेंगे एक बात और, ये जो अंतर कामांतर से सीटें जीती हुई हैं, ये इन दोनों की ज्यादा है, क्योंकि इनको तो पूरा नीचे लगाना था। इतनी वोट डाल दी, फिर भी अंतर कम आया। जो लोग बोलते थे ना, उद्धव ठाकरे का वर्चस्व बहुत ज्यादा है उसकी शिवसेना का, वो सचमुच में मेरे को लगता है ज्यादा है, क्योंकि वो तो उनको तो हराने की पूरी गर्ग कवायद साहब, हुई है। दर्शकों को जी बता दें, गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम अंतर से सीटें जीती है जहां पे, चाहे वो 3,000 से लेके 10,000 वाला मामला है, वो वहां पे जीती है जहां पे या तो शिवसेना वाली, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सामने खिलाफ लड़ाई थी, या शरद पवार की एनसीपी के खिलाफ लड़ाई थी। वहां पे वो कम अंतर से बीजेपी ज्यादा सीटें, या तो फिर शिंदे की शिवसेना, मतलब ये जो महायुति है, वो वहां जो है कम अंतर से ज्यादा सीटें जीती है, जहां पे महाअघाड़ी की यस। विशेष रूप से एनसीपी, पवार और शिवसेना, ठाकरे, उद्धव ठाकरे की लड़ाई चल रही थी, ये कह रहे हैं साहब जी। सो इसलिए इसमें से बिल्कुल ये उनका जो उद्देश्य था कि इनको दोनों को ये दिखाना है कि आप कुछ नहीं है। तो जैसे पंजाब में अकादियों के साथ इन्होंने किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब पंजाब की निर्वाचन हुआ था 2.5 साल पहले, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े मार्जिन से असेंबली में जीते, 75,000 असेंबली में। लोकसभा में तो 32 वोटों से जीत रहे हैं, तो 75,000, कहीं 55,000। तो हमने तब भी बोला था कि ये आप ये कहीं ना गेम हुआ है। तब तो कहना जी मुश्किल था, तब तो ये लोकसभा वाली भी बात नहीं हुई थी। ये तो अब तो हमने ज्यादा एनालिसिस किया है, लेकिन तब भी हम एनालिसिस तो पहले से करते हैं, कोई आज की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम ज्यादा मुखर नहीं थे इन बातों पे, लेकिन ईवीएम पे तो हमारा सवाल था हर वक्त। अब तो क्या वो है सर, इसको ईवीएम के हम बारे अगर अगर बोलेंगे ना तो क्या होता है पता है आपको, वो वीडियो हमारी जो है ना, में। उसकी रीच कम कर देते हैं। अगर लिखे तब तो बिल्कुल कम करते हैं, मतलब कि लोगों तक हाँ, पहुंचे ही नहीं। यूट्यूब का भी जो हम्म, अल्गोरिदम है, वो कैसे भी करके काबू में, कंट्रोल में किया हुआ है कि अगर उसको, उसका नाम लेके तो हम तो हिंदी में कहते हैं, अब वो सही है कि नहीं पता नहीं, हम कहते हैं मत गणना यंत्र या तो मत संग्रहण यंत्र, ऐसा कुछ कहते हैं ताकि इसको, वीडियो को रिस्ट्रिक्ट न किया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं, मैं लिख। तो भाई, नहीं, आप इसको डिलीट कर दो शब्द को, मैं ये नहीं करूंगा। मैं तो ये कहता हूँ, जो जी है, ये जो मत पढ़ रहा है और उसमें बढ़ावा हो रहा है, मेरा सवाल ये है, जी। वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो बढ़ावा कैसे हो रहा है? एक तो
ये बताएं तो सही ना। जी। ये बताना तो निष्पक्ष चुनाव का एक पार्ट है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा बात मैं ये कह रहा हूं कि जहां बढ़ावा नहीं होता वहां क्यों नहीं होता? क्यों? तो चुनाव तो वैसा ही हो रहा है, निर्वाचन तो हर जगह पे वैसा ही है, वहां बढ़ावा क्यों नहीं होता? एक जगह पे होता है, एक जगह पे नहीं होता। पूरी की पूरी स्टेट में होता है, दूसरी स्टेट में नहीं होता। ये भी जी। जवाब देना होगा। ये निर्वाचन जो भी बता सकता है। तीसरा हमें ये है कि जो वोटिंग बंद होने के बाद बढ़ावा कैसे बंद हो जाता है, ये तो बताना तो होगा लोगों को। अगर ये नहीं बताएंगे तो कैसे? फिर उसके आगे का एक प्रश्न है कि जहां बढ़ावा होता है वहीं एनडीए जीतती है। अब बोलेंगे आप नाम का फिर बात होगी। वहीं जो विपक्ष हारता है, जो सत्ता पक्ष है वो जीतता है। चलो हम नाम नहीं लेते। ये कैसे बात है? सही। बात सही। ये बात के सवाल का जवाब तो प्रश्न का जवाब देने, ये तो समाधान करना होगा। ये तो शंका करना। निवृत्ति करनी होगी। इस शंका के कारण ही हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें ये शंका बन रही है कि ये क्या ये चुनाव निष्पक्ष है? ये प्रश्न खड़ा होगा लोगों के दिमाग में। ये खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, दूसरा प्रश्न होगा। और क्यों नहीं है तो कैसे किया, किसने किया, कब किया, ये तो बताना होगा। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि मैं ये सवाल इसलिए प्रश्न है मेरे मन में कि देखिए जब हम बात करते हैं इसको पूरा लोगों के सामने रखने की, पारदर्शी बनाने की, ट्रांसपेरेंट बनाने की, तो जी। जो हमारे अधिकारीगण हैं वो उससे भागते हैं। वो मानते नहीं है। वो तो बहुत निष्पक्ष है, तो उनको क्या तरह से बोलना, ये पढ़ा है भाई आप देख लो जिसने देखना डाटा। वो आंकड़ा का जो है छिपाव क्यों करते हैं, आंकड़ा पे पर्दा क्यों डालते हैं, वो तो उनको जवाब देना होगा। सो जब वो अच्छा, जब हम बोलते हैं कि इस आंकड़ा को सही करने का तरीका, अब अगर ये बात भी उनको नहीं मंजूर, मेरे को समझ नहीं आता कि जब आपके जो है क्यू कतार में खड़े हैं लोग, ठीक है, चयन कक्ष में, चयन कक्ष में जो आ गए, जब निर्वाचन का टाइम खत्म होगा, शेड्यूल टाइम, जी। निर्धारित टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन जो जी। चयन कक्ष में आ गए उन सब ने मतदान करना है। तो उनके लिए जो चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, उसकी अपनी हदायत है, मेरे पास लिखती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए जो उसने किताब निकाला है, उसमें उसने लिखा है कि एक तो इसकी वीडियोग्राफी करनी है जी। ताकि पता चल जाए कितने लोग वहां खड़े थे। दूसरा उसमें यह करना है कि हर एक जो जितने लोग खड़े हैं उसको पीछे से पर्ची बांटनी है, एक दो तीन, पीछे से एक दो शुरू करना है। तो जितनी पर्ची बांटी गई, 100 बांटी गई, 200 बांटी गई, 500 बांटी गई, वो बताना है अनाउंस करके कि इतने लोग खड़े हैं आप लाइन में। अब ये क्यों नहीं बताते? ये तो बताना ही होगा। ये तो बिल्कुल। निर्वाचन आयोग का अपना दायित्व है। अब जब ये बातें हो रही है तो एक और बात बताना जरूरी है। आप जब वोट डाल रहे हैं तो वोट में बैटरी कैसे कम हो जाता है? नहीं होता। नहीं पूरा होता है। बैटरी, मेरा तो फोन रात को पड़ा पड़ा है, इसका तो डाटा भी, और पूरा फोन रात को मैं 100% करता हूँ, सुबह कभी 68 होता है, कभी 60 होता है। वो बिल्कुल। 99% बैटरी कैसे रहती है जिसमें पूरा दिन में मतदान होता रहा? ये तो कोई अलादीन का चिराग ही होगा फिर। मैं जी। महाराष्ट्र के किसी एक कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार और उनके समर्थकों को सुन रहा था, जी। अपने ये एक्स पर। वो कह रहे हम्म। थे कि हमने मैच किया कि जो ईवीएम, जिस जो इसका सीरियल नंबर होता है, हम सब जानते हैं सीरियल हम्म। नंबर हम्म। मशीन हम्म। का होता है। तो हम्म। कहे कि जो मशीन का सीरियल नंबर 17C में दिया गया था, और जब हम्म। खोला गया तो वो मशीन नंबर, सीरियल नंबर जो है वो उससे मैच ही नहीं कर रहा है। वो भी ये है। संभव है। हरियाणा की हमारे पास इनकी जो हरियाणा में ये जो ये मतगणना हो रही थी पानीपत की, तो उसमें उन्होंने 8 के 9 ईवीएम का, 9 मशीनों का बैटरी उन्होंने लिख के दी। 99% जो रिटर्निंग अफसर है उसको रिसीव कराया कि ये बताइए मतगणना रोकी गई,
और उसमें सभी सीटों में जो वहां राज करती पार्टी थी वो जीती। तो ये बड़ी बात है। इस बात को समाधान, ये शंका है, मान लेते हैं ये शंका है, लेकिन शंका का निर्वारण, वो तो समाधान तो करना होगा, निराकरण करना, हाँ। निवारण तो करना होगा। अगर शंका का निवारण नहीं करेंगे तो फिर तो हम आपको दोष देंगे ही, हमको हम आप पे लंछन गाएंगे भी, आप ही जानबूझ के कर रहे हैं। आप तो निष्पक्ष हैं, आपको क्या एतराज, आप बोल दो कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये देख लो, जिसने देखना देख लो। आप दिखाने को तैयार नहीं है। देखिए जानी जी, जब हर बात पे आपने पर्दापोशी करनी है तो फिर तो गड़बड़ होएगा। आप पर्दापोशी मत करो। कोई जीते, कोई हारे, विपक्ष जीते, सत्ता पक्ष जीते, हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारा लेन देन ये है कि इस देश का जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें सबसे बड़ा जो हथियार है, जो अस्त्र है हमारे पास, शस्त्र है हमारे पास, वो निर्वाचन प्रक्रिया है। वो निर्वाचन प्रक्रिया पवित्र रहनी चाहिए। सही उसकी बात, पवित्रता को उसकी पवित्रता को कोई भंग ना कर पाए। सही बात। उसका पुजारी जो है वो खुद ही गड़बड़ ना कर पाए। इसलिए पुजारी की ड्यूटी है, उसका दायित्व है कि वो हमें दिखाए कि मैं निष्पक्ष हूं। मैं तो जो लिखा है मंत्र वही पढ़ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। ये तो उसकी ड्यूटी है। अगर वो ये नहीं करता, ये शंका का समाधान नहीं करता, शंका निवृत्ति नहीं करता, तो फिर तो सवाल प्रश्न तो होगा। मतलब, हाँ जी। लेकिन सर, सवाल ये है कि जो मुझे बार बार हो रहा है, आपको भी शायद होता, आपको भी होता ही होगा। ये इतने सारे स्पष्ट आंकड़े हैं, इतने इतना मतलब रोशनी से जगमगाता हुआ एक पूरा एक सच है कि जी। ये धांधली हो रही है, जी। सामने है बिल्कुल। जी। तो ये जो विपक्ष है, जो जी। हर बार मुंह की खा रहा है, इसके जी। चलते जी। वो इसको क्यों, मतलब क्या ये इनका मतलब दिमाग कहीं बेच खाया हुआ है, ये इनका जमीर बेच खाया हुआ है? क्योंकि ये इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जी। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का अगर कोई सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसका स्टेक दांव पे लगा हुआ है, तो वो जी। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, वो इस देश जी। का नागरिक है। जी। अगर नागरिक है तो देश है, अगर नागरिक नहीं है तो देश काहे का। तो देश कहाँ गया? ठीक बात है। ठीक है। तो उस नागरिक के हितों की रक्षा करना भी तो बहुत जरूरी है। अगर या। सत्ता में बैठे हुए लोग भक्षण कर रहे हैं हर हितों का, हर चीज का हम्म। वो उसको निगल रहे हैं, हम्म। तो ये लोग जो चुनावी वादे करते हैं बहुत बड़े बड़े, कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो वो कर देंगे, संविधान जी। बचा लेंगे। हम्म। बचाने के लिए बचोगे क्या, सवाल ये है। नहीं, और ये तो इतनी, बातें करते हैं सिद्धांत बदल। और ये इतनी स्पष्ट रूप से, मतलब रोशनी में जगमगाता हुआ सच है ये भी अगर इनको नहीं दिखता है और सिर्फ खत लिखते रहते हैं, ये क्यों होता है? मतलब आप तो बहुत सीनियर हैं, आप, देखिए मैं आपसे समझना देखिए चाहता हूँ। देखिए मीर जी, आप सही बात कह रहे हैं। मैं ये सवाल पूछता हूँ इनसे, प्रश्न है मेरा, क्या आप संविधान बचाने की बात करते हैं? क्या आर्टिकल 324 और 326 वो संविधान में नहीं है? जो निर्वाचन आयोग के आर्टिकल हैं वो भी तो संविधान का भाग हैं। तो बिल्कुल, उसको कहाँ कब बचाएंगे? अब बाकी बिल्कुल। संविधान बचाने की बात करते हैं, और फंडामेंटल जो मूल्य अधिकार हैं उनकी बात करते हैं, जो निर्देशक प्रिंसिपल हैं, असूल हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन आप जिसकी नींव पे हमारा प्रजातंत्र खड़ा है, उसरा है, उस आर्टिकल का क्या कर रहे हैं? उसको क्यों नहीं बचा रहे? बिल्कुल। उसमें तो निष्पक्ष चोन जरूरी है। तो आप निष्पक्षता के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण ना करने का कारण, अब आपका ये सवाल है, जो प्रश्न जी। है, सही है। अब वो इसलिए नहीं कर रहे, उनमें भी तो बहुत से ऐसी हैं जो ये सत्ता पक्ष करता है। क्या हम सोचते हैं कि विपक्ष है जो वो बहुत ही लोगों के पक्ष में है? नहीं।
लोगों के पक्ष में उनके लोग तो कुछ हैं, नेतागण हैं, लेकिन जी, विपक्ष एक जुट होके ये बात को तैयार ही नहीं है। विपक्ष में तो मैंने एक दो नेता को सुना है। एक नेता ने बोला, हम उसकी तारीफ भी करते हैं, कि चाहे मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं, जी, जी, लेकिन तब भी मैं ये प्रक्रिया पे यकीन नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये मशीन को मैं नहीं मान सकता। ये तंत्र को मैं नहीं मान सकता कि आपका जो जी, वोटिंग तंत्र है वो ठीक है या गलत है। ये मैं नहीं जी, मानने को तैयार। तो इसलिए हमें ये सवाल प्रश्न तो खड़े करना होगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। मैं इसमें इस बारे में जानी जी पहले भी बोला था, आपको दोबारा बता रहा हूं क्योंकि दर्शक कई दफा दूसरे होते हैं, कि मैं इस प्रक्रिया का निर्वाचन के लिए नहीं, किसी और काम में मैं ये सॉफ्टवेयर ऐसे लोग जो होते हैं उनको, उनका प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें, जी, उसका मैं उसको उसकी वरतों उसका उपयोग करता रहा। तो जी, वो क्या था कि हम एमबी मैं रजिस्ट्रार था यूनिवर्सिटी का, मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो जी, हम पेपर का जो दाखिल जो परीक्षा होती थी जी, प्रवेश के लिए जी। एमबीबीएस में, हाँ उसका जी। जो परीक्षा देते थे, तो उसमें प्रोग्राम के साथ ही रिजल्ट निकालते थे। अब जो जी, प्रोग्राम वाला है, एक दफा मेरे से बोलने लगा, मेरे को आंसर की दे दो। जी। मैंने बोला उत्तर की आपको दे दी, तो फिर तो आप हाँ, किसी को बोल देंगे इसका ठीक पढ़ दो सब, ये इसको फर्स्ट नंबर वन पे निकाल दो। बिल्कुल। अब जो प्रोग्रामेबल चीज है, अभी जी, एक ये राज्यसभा में बात हुई है, चिट्ठी भी लिखी जी, गई है। अब मेरे को जी, नहीं मालूम कि यूट्यूब क्या कहती है कि जो राज्यसभा में हुई हो वो हम बता सकते हैं या नहीं। मेरे पास वो चिट्ठी भी है, मेरे पास जी, वो वीडियो भी है। जी, एक सांसद हैं आपके राज्यसभा में, सब जाने जी, माने हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जी, संजय सिंह। जी, तो उन्होंने बोला है कि संसद में ये बयान दिया गया निर्वाचन जी, आयोग की तरफ से, सूचना के तरफ, जी, कि जो हमारी मशीन है वो प्रोग्रामेबल रीप्रोग्रामेबल नहीं है। जी, बिल्कुल। लेकिन जब आरटीआई में हुँ, सूचना अधिकार हुँ, के रूप में से उसके बारे में सूचना दी गई, जी, जो उस मशीन को का निर्माण करता है, निर्माणकर्ता से, तो हुँ, उन्होंने बोला कि यस, हाँ, ये रीप्रोग्रामेबल है। है, अब बताओ क्या है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, ये उन्होंने वहां बोला भी है, मेरे पास वो चिट्ठी की कॉपी भी है, मेरे पास वीडियो भी है। जी, तो इसलिए अगर हमारे एक राज्यसभा के सदस्य, वो तो जिम्मेवार हैं, अगर वो उसको हम जिम्मेवार नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। बिल्कुल वो सही बात है। वहां बोल रहे हैं और केवल 2 मिनट के लिए उनकी बात है, और बार बार उनको जो सभापति महोदय हैं, भी बस हो गया तो कहते हैं साहब मेरे 2 मिनट प्लीज, मेरे 2 मिनट पूरे कर दो, 2 मिनट अभी पूरे। इसका वाक़ई, मतलब है कि हम सदन में भी चर्चा करने को तैयार नहीं, कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। जब हम सदन में चर्चा करना रोकते हैं, तो इससे पता चलता है कि निर्वाचन जो हो रहा है, वो सदन में जो है, वो जिस पार्टी जिस पक्ष से संबंधित है, वो पक्ष के विपरीत कोई बात सदन में भी सुनने को तैयार नहीं बिल्कुल सही बात है। ये है। बिल्कुल बात सही। हमें देखना होगा, मेरे को नहीं मालूम है, बहुत ज्यादा नहीं जाता कि कितनी ये हुँ, रोक है, कितना ये सरकार का है वर्चस्व इसमें। लेकिन हाँ। अगर हम राज्यसभा में जो बात हुई है, एक हमारे नहीं, राज्यसभा वो के तो कर सदस्य सकते हैं थे। सर, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो सदन में है तो ऑन रिकॉर्ड है, वो कर सकते हैं हम बात वो, बिल्कुल। हाँ, तो वो जब मैं देखता हूँ, तो मेरे को तो लगता है कि कहीं तो जवाब दे दो। अब हर जगह पे जो है सूचना भी ठीक नहीं दे रहे, तो आप सदन को भी ऐसे कर सकते हैं कि नहीं जी, ये तो रीप्रोग्रामेबल नहीं है। तो आप किस बात के आप मान लो सुप्रीम कोर्ट में ये ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने बोला जी पर्ची गिनी नहीं जा सकती। इन्होंने हाँ, बोला जी 17 सी फार्म में तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये कहाँ का है। एक बात मैं और बोलता हूँ ज्ञानी जी, जी, ये जो निर्वाचन आयोग है, इसने हरियाणा के चुनाव से अब एक जी, नया तरीका शुरू कर दिया, जिससे आपको गणना करनी बाद में इनकी जो गड़बड़ है उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। जी, वो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जी, इन्होंने पहले
जो ये असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देने की बजाय जिला वाइज देना शुरू कर दिया कि वोट कितना डला वो डिस्ट्रिक्ट का वोट बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं बता रहे। हाँ बिल्कुल। वोट तो विधानसभा में डल रहे हैं ना, तो ये हाँ विधानसभा में वोट डालने वाले वोटों को बताने की बजाय, ये देखिए, ये 30 जिले इस तरफ में है, जी देख सकते हैं, जी निर्वाचन आयोग का है, ये देख सकते हैं, जी और बाकी 6 जिले दूसरी तरफ हैं। जी इसी तरह जो इसमें नीचे झारखंड का है, ये 20 तारीख जी का है। जी। तो जो जो मतदान हुआ वो तो जिले में हुआ ही नहीं है, वो तो वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। जो विधानसभा की जो पक्ष है, जो विधानसभा की सीट है उस पे हुआ। बिल्कुल। तो जो विधानसभा की जो असेंबली की एक सीट है उस पे मतदान हो रहा है, और वो जिले में किसी में 10 सीटें हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 7 हैं। तो उनका ये किसी में 15-16 भी है। तो ये उनका सबका एक ही तरीके से कि जी हम जिले का बताएंगे। अब 16 है जिसमें, तो 16 का आप कैसे निकालेंगे? आपको तो 1 परसेंटेज दिया उसने, जी और ये 16 का उनके पास परसेंटेज भी अगर आया होगा तो उसका आगे कितना परसेंटेज निकालने में क्या गड़बड़ की होगी? ये बड़े सवाल हैं। ये सवाल तो ये तो जो हमें, अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, 11-30 पे भी यही डाटा देते हैं, लेकिन जब लास्ट डाटा देते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं देते, ताकि कोई निकाल ना सके इनकी जो चोरी है। मैं जो शब्द बरत रहा हूँ शायद जो नहीं इनका नहीं कोई गड़बड़ बात है, नहीं। हाँ हाँ, हाँ। वो पकड़ ना पाए कोई। आप देखिए, गणना का जो एक उसूल है, विज्ञान है, गणना विज्ञान है, स्टैटिस्टिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल गणना विज्ञान का एक असूल है, गोल्डन प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, सुनहरी रूल। वो सुनहरी नियम ये है कि आप आंकड़ा एक जैसा देना है, उसका पैरामीटर एक ही रखना है। अगर जिला का देते हैं तो जिला का देना है, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी का देते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी का देना है। देना है, क्षेत्र का देते हैं, विधानसभा क्षेत्र का देते हैं और क्षेत्र वाइज देना है। आप एक ही चोन में, चुनाव में 2 तरह के आंकड़े देते हैं। एक जगह पे आधा आंकड़ा देते हैं, 2 तिहाई, वो तो जिला वाइज देते हैं, और 1 तिहाई देते हैं आप, तो गणना तो करनी मुश्किल हो जाएगी। वो प्रिंसिपल आप जो साइंस के सेटल्ड नियम हैं, विज्ञान के, वो भी तोड़ रहे हैं, तो बाकी क्यों नहीं तोड़ेंगे बातें जो जवानी कवानी है? ये मेरे को बड़ा सवाल है मेरा, क्योंकि मैं गणना करता हूँ, मैं गणना का विद्यार्थी हूँ। तो गणना में मेडिकल में भी करते हैं, हम कितने मरीज आए, कितने ठीक हुए, कितनों का क्या हुआ, तो ये गणना हमारा काम है। तो गणना करना, गणना हम पढ़ाते भी हैं कि कैसे गणना करनी है, किसी कोई जी पेपर, जो खोज पेपर लिखना है हम। तो अब ये मेरा अनुसंधान पेपर भी तब तभी हम लिख पाएंगे ना, जब अनुसंधान तभी होगा जब हम गणना कर पाएंगे। तो गणना बिल्कुल करने में एक प्रिंसिपल जो ये इलेक्शन कमीशन ने, जो चुनाव आयोग ने तोड़ना शुरू कर दिया, धज्जियां उड़ा दी उसकी, तो इसका जवाब कौन देगा? राजीव कुमार तो देगा नहीं, क्योंकि वो तो उनका हो गया ना। अब तो मेरे को कहने में कोई, अब तो वो निष्पक्ष वाली बात तो उसने खत्म कर दिया, और उसने खत्म कर। अपने कर्मों से खत्म कर दिया। हम नहीं उसको बोलते उसने खत्म किया, हम तो उसको निष्पक्ष ही समझते थे। लेकिन जब बार बार वो ये जो कर रहा है, उससे तो पता ही चल गया। अभी हमारे एक जानी जी में गुरु ग्रंथ साहब में हमारे एक है, उसमें गुरु नानक देव जी का, उसने बोला, कल कलवाली शरा नवेली, कल कलवाली शरा नवेली, काजी कृष्णा हुआ। अब इसका मतलब ये है कि अपनी तरीके से ऐसी उल्टे सीधे रूल बना लिए, कल कलवाली, कल कलवाली मीन अपने ही रूल बना लिए। शायद अपने। आपको ऐसे ही समझ आ जाए क्योंकि उर्दू की बात ही है। तो जी शरा नवेली के शरा का फैसला कर दिया। अभी ये निर्वाचन में कर ही दिया ना, निवेद दिया कि जी जी आपको बिल्कुल। 240 सीटें मिल गई। काजी कृष्णा हुआ, तो ये काजी कौन है? ये काजी है निर्वाचन, राजीव कुमार। वो कृष्णा हो गया। अब कृष्णा का मतलब कृष्ण जी नहीं है, नहीं 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 वो कृष्ण का नहीं है। मतलब कृष्ण पक्ष, काला हो गया, काला हो गया। काला हो गया, काजी कृष्णा हुआ, हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं उसको। ये तो बड़े बड़े विद्वान हमारे धर्मगुरु बोल गए कि जब आप बिल्कुल अपनी मर्जी का नियम बनाएंगे, मर्जी के उसको तोड़ेंगे अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से जो करेंगे, तो फिर तो भाई आप जो काजी हैं,
वो काले हो गए, आप सफेद नहीं रहे। ये बिल्कुल। तो मतलब कोई आज की बात है। इसलिए निर्वाचन योग जो इसमें है, वो प्रिंसिपल जो विज्ञान के हैं वो भी बदल रहा है। जो राज्य सत्ता के जो उसके दायित्व है एज चुनाव, जो हमारा निर्वाचन आयोग के रूप में उसकी कुछ ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसका भी पालन नहीं कर रहा। और जो उसका पारदर्शिता का सूल है वो भी पालन नहीं करता। इसके आगे बड़ी बात यह है, ये जो उसने लिखा है कि ये होना चाहिए, वो भी नहीं होने दे रहा। अगर हम मानते हैं कि आपने 288 विधानसभा क्षेत्रों में लाइन कक्ष में वोटर आ गए थे, चुनाव कक्ष में, निर्वाचन कक्ष में, तो जी। उनका वीडियो तो दिखा दो भाई 288 का। हमें हाँ, पता हाँ। चल जाए कि इतने के लोग थे। आप जितनी पर्चियां बांटी वो तो आपने लिखा है ना, हमने तो नहीं लिखा। वो तो बता दो कितनी कितनी पर्चियां बांटी। 1 लाख आपके पास है पोलिंग बूथ, तो 1 लाख पोलिंग बूथ की आप पर्चियां बता दो। आप वेबसाइट भी डाल दो कितनी कितनी पर्ची बांटी गई थी जी, क्यों नहीं बताते? नहीं इसका बताते। मतलब है ये जो 5 बजे के बाद का टाइम है, इसमें आप कहीं ना कहीं कोई कालापन करना चाहते हैं, इसीलिए काजी कृष्णा हो रहा है। ये मेरा ये है। अगर आपका कोई 5 सवाल बजे है के तो मैं बाद जवाब दूं। 5 बजे के बाद अमावस्या छा जाती है सर। मतलब ये हाँ, सो ये ऐसा है। तो ये है कुल इसको मिला देखने के। वाली बात है। हमारी जो आपका विपक्ष का सवाल था, विपक्ष की जुटिया। अब एक बात मैं और बता रहा हूँ। विपक्ष के दफ्तरों के आगे प्राचा जी ने, महमूद प्राचा जी ने जी, विरोध प्रदर्शन किया है। और 26 को शायद दोबारा करेंगे, या कुछ कॉन्फ्रेंस करेंगे, या फिर जंतर मंतर पे करेंगे। हमारे से बात हुई थी उनकी, वो बोलते थे अगर चंडीगढ़ करना हो। मैंने बोला चंडीगढ़ का उतना इम्पैक्ट नहीं जितना दिल्ली और महाराष्ट्र में हो सकता है, बॉम्बे में। लेकिन बॉम्बे में जाना मुश्किल है सबके लिए, तो इसलिए हो सकता है अब वो अब अब दिल्ली आप में अब आप करेंगे। मुंबई में कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, खत्म हो हाँ। गया। अब तो पूरी ही हुआ है। हाँ ठीक है बात। अब आप ये नहीं भी कर बात सकते ठीक वहां आपका। है। अगर हाँ गलती से निकले 5-10 लोग बाहर तो सीधे डाल दिए जाएंगे, घसीट हाँ के आपको पकड़ के डिब्बे में डाल के डाल दिया जाएगा फिर। हाँ। और फिर जो आपकी मरम्मत होगी वो अलग वो से तो फिर। वो तो जानी जी, मैं ठीक है, आपने सूचना दे दी। वो तो लोग डिब्बे में छोड़ो, वो तो जेल में जाते हैं, और वो तो फांसी में नहीं, चढ़ते हैं, वो तो लोग रहते हैं। अरे मैं मानता हूँ, सवाल वो नहीं है ना सर। सवाल ये है कि आप निकल ही नहीं पाओगे यहाँ। देखिए, हाँ अगर हाँ, अगर जाने नहीं जान देंगे वहां, जाने नहीं सवाल देंगे सवाल वहां वो नहीं है। रेलवे स्टेशन से। सवाल वो नहीं है। हमारे यहाँ गुजरात में तो ये सिरस्ता हाँ 2003-4 से शुरू हो चुका था कि अगर आप धरना देना चाहते हैं तो आईबी और सीआईडी वाले आपको घर पे नजर कैद कर देंगे भाई। आप घर से बाहर नहीं निकल हाँ पाओगे, क्या कर लोगे आप? हाँ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सही बात है। इनको आपकी जान नहीं चाहिए, इनको इनको आपकी आवाज दबानी है बस। उसी में आपकी इसीलिए जान निकल हमने जाएगी। दिल्ली, इसीलिए प्राचा जी ने दिल्ली का फैसला किया है, जंतर मंत्र हाँ, का। हाँ। ये प्राचा जी का आपका अगर नंबर, आप मेरे पास नंबर शायद था लेकिन चला गया, अगर आप मुझे भेज मैं दें नंबर भेज तो। देता हूँ आपको, नंबर भेज जी, देता हूँ आपको। उनके वो तो बहुत उसको इतने महार है ना बातों के। सही जी। सही। उन्होंने चुनाव डीसी के लिए, उन्होंने चुनाव कंटेस्ट किया कि उसको पूरी प्रक्रिया उनके सामने आ पता जाए, चले। उनको कोई रोक ना पाए। मैं अभी भेजता हूँ 5 मिनट में इसके बाद। ठीक हाँ, हाँ। तो सर अब इसमें ये क्या आखिरी में सब समझना चाहता हूँ मैं, है। क्योंकि दर्शक जो है ना हमारे बहुत सकते वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बोले मयूर भाई क्या होगा। मैंने कहा देखिए, हताश और निराश होने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जी। ये एक है बहुत ही एक काल ये कालखंड ऐसा है जो बहुत ही काला घना अंधेरे वाला है। हाँ लेकिन हर रात की एक सुबह तो होती है, इसकी भी होगी। हाँ। पर अब कब होगी हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन होगी तो होगी। पर आप क्या सोचते हैं, ये कब तक चलेगा सर ये? देखिए, मेरे को बहुत से लोग कहते हैं, और 99% ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो बोलते हैं, आप तो बड़े आशावादी रहते हैं, हमें तो कई दफा निराशा होती है। हाँ, और ये जो कहते हैं। कांग्रेस पक्ष के हैं, ये जो बहुत सारे। न्यूट्रल के हैं, जो न्यूट्रल हैं वो भी, अच्छा। और जो कई दफा तो बीजेपी के लोग भी मेरे से बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि हो क्या रहा है। शंका उनको भी रहती है, लेकिन मेरे अच्छा, को ऐसे लगता हम है। लोग मैं बीच में से मैं सिर्फ जोड़ दूं। मैं आपको पूरा सुनना चाहता हूँ, दर्शक भी चाहते हैं, मैं सिर्फ जोड़ देता हूँ। बहुत सारे मेरे दर्शक जो है वो
क्योंकि उतने हताश और निराश हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुझसे बात करेंगे, अपना दुख हल्का करेंगे। अब वो मैं हाँ, उनको कैसे समझाऊं, वो फोन कर देते हैं। अब मैं कैसे हाँ, समझाऊंगा, भैया पूरा दिन मैं इसी में रहता हूँ, मैं उनकी मनोस्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन वही फिर जो है, मैं फोन पे और क्या बता पाऊंगा उनको। मैं उतना ही बिल्कुल कह ठीक सकता हूँ, जो अभी सुन रहे हैं, मैं अभी उतना ही कहता हूँ है। सभी दर्शकों को, जो निजी रूप से मुझे फोन कर कर इस बारे में अपनी हताशा निराशा व्यक्त करना चाहते हैं, कि देखिए, हताश और निराश होने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये जो बैठे हैं सत्ता में, जो हर चीज को दबोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप हथियार डाल दें, आशा, और जो आपकी उम्मीद है उसके हथियार आपके पास, वही तो हथियार है, और क्या है, आशा के हथियार है। आशा रूपी हथियार है, उम्मीद रूपी हथियार या है आपके पास। अगर वो आप डाल देंगे, तो इनको यही तो चाहिए, तो वो मत डालें। और मैं अगर कृपया आपका उस बारे में अगर फोन ना उठा पाऊं, तो अब उसका बुरा भी लगा, लेकिन मैं यही कहता हूं पब्लिक फोरम पे, कि डटे रहना होगा और हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत बिल्कुल जो है वो बांधे रहना है। ये हम लोग देखिए कैसे, हम भी वीर, बांध के हाँ, जी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, देखिए। हाँ। देखिए हाँ, वीर जी, हथियार नहीं डालेंगे। जब अंग्रेज का राज था जी। तो उसका तो सूरज नहीं छिपता था कहीं। उसने ना, तो कोई बिल्कुल निर्वाचन में नहीं जाना था, ठीक है ना। नहीं। तब भी तो वो गया है ना। तो इसलिए वो किसने खदेड़ा? हम लोगों ने खदेड़ा ना, हमारे जी। पूर्वजों ने खदेड़ा ना। जी। तो इसलिए इसमें हम बोलते हैं कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो मस्या की, मस्या तो आप समझते हैं, अमावस की, और जो दिसंबर 22 की हो, सबसे लंबी रात, और पूरी ठंडी हो, फिर भी सूर्य तो निकलेगा। निकलता है। लेकिन उस रात में आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। आपको हौसला अपना रखना है, धैर्य रखना है एक तो, और यत्न भी करना है जितने कि भी कहीं ना प्रयत्न भी कपड़ा ले करते लें, कुछ करें, जितना हो जाए। प्रयत्न भी करना है। और दूसरी बात उसमें क्या करना है, अकेले नहीं पढ़ना, लोगों को साथ में लेना है। हैं, अगर साथ में चार लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं ना, तब भी कम सर्दी लगती है। सो इसलिए ये जो तंत्र है, ये हमारे को हताश करना चाहता है, निराश करना चाहता है। और हमारा जो एकता है, जो हमारा एक दूसरे से प्रेम है, उसको वैर भाव में बदल के, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, बोल भाषा के नाम से, और कितने के जो काम हम करते हैं उसके नाम से, कहीं ना कहीं वो उसको तोड़ना चाहता है। छोड़ना हमें चाहता है। निराश हमारे पे कानून का शिकंजा कस के करना चाहता है, प्रचार के साधन से करना चाहता है। लेकिन हमारी एकता को तोड़ना चाहता है, वो हमारे को बांट के, तरह तरह के रूप से। तो हमें इन दोनों बातों से अगर बचे रहेंगे, तो देखिए एक बात तो मानने वाली है, एक आशा तो आई है ना। भले ही विपक्ष कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन 30 दफा मोदी साहब को किसी की बैसाखियों पे खड़ना पड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे बड़ी आशा क्या हो सकती है? ये बिल्कुल तो सही बात। माने ना। बिल्कुल अभी सही बात। प्रियंका गांधी 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती, ये क्या बिल्कुल। है? तो इसलिए हमें निराश होने की तो बात ही नहीं है, लेकिन जितनी हमें आशा थी उतना नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात, सही बात है। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एक लास्ट लाइन में बोल रहा हूँ, हमने ऐसी ऐसी हालात देखे हैं जब ऐसे लगता है कि सुबह को बचेंगे भी या नहीं। जी। लेकिन हमने कभी हौसला नहीं छोड़ा, अपना हौसला नहीं धैर्य हारा। नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल। आज 77 ईयर में मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सर। यही है बस। और ये संदेश जो है वो विपक्ष के लिए भी है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो अगर विपक्ष के जो बड़े तथाकथित बड़े महान महान नेता लोग जो हैं, वो भी जरा सुन ले इस चीज को, कि आपकी भी बहुत बड़ी गलती है इसमें, ये जो हो रहा है इसमें ये आप भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, सत्ता में जो बिल्कुल। बैठे हैं वो तो हथियाना चाहते हैं, वो तो किसी कीमत पे हाँ, जीतेंगे। लेकिन आप हाँ, भी जो है खुला मैदान दे रहे हैं, आपकी मजबूरी क्या है आप जाने, लेकिन या भोग जो है उसका इस देश की जनता हो रही है, बन रही है। जनता। ये हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक तो यू। मैं यही प्राचा जी का हाँ भेज सर। रहा हूँ आप। जी जी, आप भेजिए प्लीज प्लीज। तो भाई ये बातचीत थी, हमने खोल के रख दी पूरी बात आपको, कि आपके समक्ष की तकरीबन तकरीबन 96 लाख वोट बढ़े, अगर 288 कंस्टिट्यूंसी में अगर उसको बांट दिया जाए। हालांकि एक एक लॉजिकल
बात कर रहे हैं, जनरलाइज इसको कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरह से हो, लेकिन अगर कर भी ले तो 26,000-26,500 वोट तो पर कंस्टिट्यूंसी आ जाते हैं महाराष्ट्र में। और गर्ग साहब ने जो आंकड़ा दिया वो बड़ा सबके दिल और दिमाग पर दस्तक पड़ने चाहिए इस आंकड़े से, कि उन्होंने जो सीटें बताई कि 3,000 के वो मार्जिन से लेके 26,000 के मार्जिन के बीच में जो सीटें महायुति ने जीती है महाअघाड़ी के सामने लड़ते हुए, वो 100 के आसपास है। और ये जो वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, अगर उसको ऑन एन एवरेज कर दिया जाए हर एक सीट पे महाराष्ट्र पे, तो 26,000 सीटें होती है। तो 100 सीट सीधी जा रही है यहाँ पे इस तरफ। इसका सीधा हिसाब ये बनता है। ये प्रोग्राम में धनंजय भाई को जरूर भेजूंगा, कल हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, तो इनको मैं ये दिखाऊंगा कि देखिए, मैंने कहा था कि मैं एक आध दिन हम लोग करेंगे विश्लेषण इसका और बताएंगे कि कैसे इस चुनाव को, इस परिणाम को लूटा गया है, कैसे छीना गया है, और सब बैठ रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। और आज इंदौरी साहब ने कहा था, वो बड़ा बढ़िया सा था कि चुनाव सब हार गए, सिर्फ मशीन जीत गया। एक है उनकी एक नज्म है, उसमें से एक ये भी है, इसमें एक लाइन ये है। तो हाल तो यही है भाई, तो यही बताना था आपको। ठीक है, अब आपकी बारी है। आपको ये बातचीत कैसी लगी? क्या आपको इसको सुन के एक नागरिक होने का एहसास हो रहा है? और अगर नागरिक होने के तौर पर अगर आपको कुछ जानकारी मिली ऐसा लगता है, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर से करें, और तभी इस वीडियो की जो लिंक है उसको आप शेयर करें, वरना ना करें। और तभी आपको लगता है कि इस मंच पर आपको इस तरह की बातें और खबर जो है वो सुनने को मिलेगी, तो फिर इसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। अगर नहीं लगता है तो ना करें। ये सीधी बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। उम्मीद और आशा का सहारा न छोड़े, हताश न। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।